बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूं मैं। और न सिर्फ लक्ष्मीबाई बल्कि तात्या तोपे, नाना पेशवा जो धोंडू पंत नाम था जिनका, मंगल पांडे, अपने ही अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। बख्त खां, बहादुर शाह जफर और कई अनेकों अनेक जिनके नाम ही नहीं लिए जा सकते। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिसे कहा गया फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए पहला संघर्ष हथियार बंद। इसके पहले संघर्ष हुए थे, सेना में ही हुए थे। 1806 में भी हुआ, 1824 में भी हुआ, जिनका जिक्र बहुत ज़्यादा होता नहीं है इतिहास में। और कई अपने लेवल के छुटपुट संघर्ष हो चुके थे। नवाब संघर्ष कर चुके थे इससे 100 साल पहले भी। 1757 में कर चुके थे, 64 में कर चुके थे, पर तब वो लोग बाहर के थे। तब अंग्रेज लोग बाहरी कहे जाते थे और हम उन्हें उनकी स्थिति दिखाने के लिए संघर्ष किया करते थे। और आज 1857 में हम अपनी जगह, अपना मान सम्मान वापस लेने के लिए लड़ रहे थे। और दोस्तों, बड़ी दिलचस्प कहानी है 1857 की। आपको क्या लगता है? जैसे सुनने में आता है कि 1857 में बहुत सारे वीर थे जो वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। तो क्या 1857 में ही कोई ऐसा कारण हुआ जिससे ये लड़ाई लड़ी गई, या फिर हम बहुत पहले से कुछ सहन करते आ रहे थे? ये कहानी जानने के लिए हमको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। और वापस जाना पड़ेगा उन दिनों में जब भारत की तरफ लोग खींचे चले आ रहे थे, जब हिंदुस्तान को लोग ढूंढते हुए आ रहे थे। ऑफ कोर्स सोने की चिड़िया थी काफी पहले से ये भारत की जमीन। तो हुआ कुछ यूं कि 15वीं शताब्दी के अंत में, जैसे 1498 में, 1498 में, अंग्रेजों का नहीं, यूरोपियंस का आना शुरू हुआ भारत में। आपने सुना होगा वास्को दी गामा आए थे। ही केम इन 1498, 1498 में आया। और वो थे एक पुर्तगाली, डच, पोर्चुगीज। जब उन्होंने यहाँ आके देखा, एक आंकड़ा है कि जब वो हिंदुस्तान आए थे, फिर उन्होंने यहाँ से सामान खरीदा था, वापस जाके बेचा था यूरोप में, तो सारे खर्चे हटा के 60 गुना मुनाफा हुआ था। 60 टाइम्स। मतलब अगर उस जमाने में उसने 1 लाख लगाए होंगे तो 60 लाख का मुनाफा हुआ था, सब काट के। सच वॉज द प्लेस इंडिया। ऐसा था भारत। 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली आ गए थे, फिर डच आए। आपकी किताब में हॉलैंड लिखा है, आज वो नीदरलैंड्स आए। डच आए, पुर्तगाली आए। उसके बाद में फिर हुआ यूं कि पुर्तगालियों के बाद में अंग्रेज आए, और अंग्रेज आए थे 1600 में। 1600 दोस्तों, 1600। अब 1600 में आए और 1857 में हमने सशस्त्र विद्रोह किया। कितने समय बाद? 250 साल बाद। 257 years later। तो इन 250 सालों में जो कहानी हुई, उसने इस बात को जन्म दिया कि हमको लड़ना पड़ा उन लोगों से। अब मैं अपनी बात को आगे जल्दी बढ़ाता हूं कि जब ये लोग आए तो ट्रेडर्स के रूप में आए थे, जहांगीर के समय में आए थे। हालांकि वो, उनको लगा था कि वो अकबर के ज़माने में पहुंचेंगे, बट ही जस्ट डाइड। तो जहांगीर के समय में आए थे। आकर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी हिंदुस्तान में, और इन सब ने लगाई थी। समय के साथ अंग्रेजों ने
अपनी फैक्ट्रियों को फैला लिया और बाकी लोगों से लड़ाई करके उन्हें हरा के भगा दिया। साउथ में फ्रेंच का अच्छा दबदबा था। हम सुनते हैं कि टीपू सुल्तान जो है फ्रेंच से इन्फ्लुएंस्ड थे, उनका अच्छा दबदबा था, उन्होंने उनके खिलाफ वॉर लड़ी। पर ये बात आई, ये स्थिति आई थोड़ा सा बाद में, जब ये आए, ट्रेड करते रहे, ये अपनी पॉलिसीज बनाते रहे, ये हमसे कुछ कुछ छूट लेते रहे। हमारे राजा, हमारे भी जो भी उस समय के लीडर हुआ करते थे, मुगल जी होते थे, वो छूट दे दिया करते थे कि ठीक है आप करिए, कोई बात नहीं करिए। और इस तरह से वो फलते फूलते गए। अब एक समय आने लगा कि ये आपके कोर्स से थोड़ा सा बाहर है कि वो टैक्सेशन देने में थोड़ा सा आनाकानी करने लगे, कुछ कुछ हमें थोड़ा सा बेवकूफ़ भी बनाना शुरू करे भारतीय राजाओं को। और ये कहानी चलते चलते आ गई 1757, 1757, जब इन्होंने खुले तौर पर बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसे हरा दिया प्लासी की लड़ाई में, प्लासी में 1757 में, मतलब फिक्स 100 साल पहले। और उस दिन लोगों ने मान लिया था कि हम अब अंग्रेजों के गुलाम हैं। और वो लड़ाइयाँ इसलिए होती थी कि जब ये अपनी कंपनियां, देखिए करेक्शन है, जब वो अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्रियां चलाते थे तो उसको फोर्टिफाइड कर देते थे, उसको किलेबंदी करते थे। तो वही मुद्दे जो है कुछ यहाँ के मुगल शासकों को जम नहीं रहे थे और उनके अगेंस्ट में कुछ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होती थी वो ली जाती थी। और इसमें वो आमने सामने हो गए और उस दिन हरा दिया प्लासी की लड़ाई में। और उस दिन से हम कथित तौर पर ऑफिशियली हम लगभग गुलाम हो गए थे। उसके बाद इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक और लड़ाई हुई थी। वो लड़ाई हुई थी 1764 में। अब इस लड़ाई में अवध के नवाब, ध्यान रखना अवध कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह मिला के और भी कुछ जगह थी। तो अवध का नवाब, फिर बंगाल का नवाब, यहाँ जब इन्होंने सिराजुद्दौला को हटाया था तो उन्हीं के मीर जाफर को पपेट बनाया था नवाब। और फिर उसी मीर जाफर का दामाद था जो बड़ा होशियार था, उसका नाम आपको मुझे कमेंट में लिख के देना है, वो नवाब बना था। और जब उसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी तो उसे हटाया गया था। तो उसने प्लस अवध के नवाब ने प्लस मुगलों ने, तीनों ने मिलकर लड़ी थी बक्सर की लड़ाई। और यहां भी अंग्रेज जीत गए। साउथ में तो वो जीत ही रहे थे, वो इस जगह पर भी जीत गए। अब अंग्रेजों ने फ्रेंच को भगा दिया, साउथ में भी कब्जा कर लिया, यहां भी 2 लड़ाइयां लड़ ली। तो अब अंग्रेज क्या हुआ कि देयर मिलिट्री मार्च्ड फॉर द विक्ट्री। और वो एक एक करके जीतती चली गई। वो आसाम हो, वो बंगाल हो, वो अवध हो, या वो जो भी सिक्किम हो, जो भी है, नेपाल हो, वो जीतती चली गई। और जब वो जीतती चली गई तो वो अपनी पॉलिसीज को इन्फोर्स करती चली गई। अब उनकी पॉलिसीज में क्या था, उनका एक ही मोटो था, दे हैड कम हियर टू डू बिजनेस, टू डू ट्रेड। तो उनकी जो पॉलिसीज थी कि इंडिया से अब ज्यादा से ज्यादा निकाला जाए, ज्यादा से ज्यादा निकाला जाए। एंड दे वर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। तो वो उसके लिए काम करने लगे। अब उसके लिए काम करते 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 अब यहां कौन होगा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 1857 के क्रांति की, विद्रोह की। विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा एक भी कोना नहीं छूटा इस देश में, ऐसा एक भी तरह का व्यक्ति नहीं छूटा जिसको अंग्रेजों के द्वारा परेशान न किया गया हो, लूटा न गया हो। किसको कैसे लूटा? अब चूंकि ये आ गए पावर में, अपनी पॉलिसीज लगा सकते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले, आपके इसमें आएगा कि इसके क्या रीजंस थे, तो उसमें आपके सिलेबस में अगर 1857 की क्रांति की बात होगी तो कारण हो गए कि पॉलिटिकल रीजंस थे उसके। पॉलिटिकल रीजंस क्या थे? सोशल, रिलीजियस, आर्मी के रीजंस थे, टैक्सेशन के रीजंस थे और तमाम रीजंस थे। हमारी कहानी में वो सब क्लियर होंगे।
कि जब वो आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने कई तरह से, एक तो वो लड़ के जीत रहे थे, दूसरा वो अपनी पॉलिसीज, जैसे एक था सब्सिडायरी सिस्टम, दूसरा था सॉरी वो बैड गवर्नेंस बोलकर हमारे कई राज्यों को वो हथिया लेते थे। जैसे अवध है, अवध को जस्ट 1 साल पहले 1856 में आपका गवर्नेंस अच्छा नहीं है, अवध के नवाब को निकाल दिया गया और उसको एनेक्स कर दिया गया अंग्रेजी हुकूमत में। जबकि अवध के नवाब को जब निकाला गया तो उनको वेलफेयर दिया पूरी जनता ने, बड़े भावपूर्ण वेलफेयर दिया। ही वॉज सो क्लोज टू पीपल, बट नहीं, उन्होंने कह दिया कि भाई आपका ये खराब है, नहीं होगा। एक रीजन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी जो आए थे, उन्होंने एक तरीका निकाला कि जिनका अपना कोई सगा पुत्र ना हो वो किसी एडॉप्टेड सन को अपना राज्य उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। और इस पॉलिसी के चलते, ये आपको याद रखना है, 1857 में अगर आप झांसी की रानी का नाम भी जानते हैं, अगर आप नाना साहब का नाम भी जानते हैं, वैसे उनका नाम धोंडू पंत था, नाना साहब का, पेशवा का नाना धोंडू पंत। अगर आप तात्या तोपे का नाम भी जानते हैं, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ये जरूरी इंफॉर्मेशन है, इनका अगर आप नाम भी जानते हैं तो इस पॉलिसी के कारण जानते हैं, क्योंकि नाना साहब बाजीराव पेशवा द्वितीय के एडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए थे। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया ये मानने से कि अब आपकी पेशवाई नहीं चल सकती, आप पेशवा नहीं हो सकते, आपके पिताजी थे, आप नहीं हो सकते, एंड दिस रीजन विल गो अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको लड़ना ही था, वो लड़े, उन्होंने कानपुर में अपनी पेशवाई घोषित कर दी और वहां से इस 1857 के संग्राम में लड़ने उतर गए थे। तात्या तोपे उनके साथ थे सदा से आखिरी तक। रानी लक्ष्मीबाई का जो आप नाम जानते हैं, वो गंगाधर राव नाम के एक राजा की रानी थी जो झांसी के थे। उनका भी बेटा, जिनका नाम हम दामोदर के नाम से जानते हैं, वो एडॉप्टेड सन थे। उनको कह दिया गया कि नाउ यू हैव टू बी एनेक्स्ड विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, अब आप रूल नहीं कर सकते और ये ब्रिटिश के अंडर में आएगा। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, और कई तमाम कारण थे। ये कुछ पॉलिटिकल है, कुछ उनके टैक्सेशन की नीति थी, और टैक्सेशन ने तो जान ले रखी थी कि आपको फेमाइन है, अकाल है, फसल ना हुई हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड्स के लिए भी इतनी डरावनी नीतियां थी कि अगर आप टैक्स कलेक्ट करके नहीं देते हैं तो जो डेट दी है उस डेट की शाम को 5 बजे नहीं आया तो आपकी एग्जिस्टिंग जमीनों को कब्जे में ले लिया जाएगा। तो मजबूरन उनको किसानों पर प्रेशर करना होता था, किसानों पे अलग टैक्स। कई तरह की खेती में तो उनसे बिना पैसे के खेती करवाई जाती थी, जैसे नील की खेती के बारे में सुना है आपने। तो ऐसी कई नीतियां थी जिससे कि परेशान थे इंडियंस, और ये चीजें चलती रही धीरे धीरे। हालांकि कुछ चीजें उनके हाथों से अच्छी भी हुई, पर हम भारतीय लोग रूढ़िवादी भी थे और धर्म के प्रति बहुत जागरूक थे। इन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में ही 1818 के आसपास ही 13 या 18 में ईसाई मिशनरीज को अलाउ कर दिया था टू कम इन इंडिया, और किसी ने यह भी कह दिया था कि हम तो इस देश को ईसाई देश बनाना चाहते हैं। इससे हमें बहुत आहत हुआ और हम लड़ने के लिए भी खड़े हो गए।
हमारी कई रीतियां ऐसी थी, हमारे कई रिचुअल्स ऐसे थे जिन पर पाबंदियां लगाई गई। जैसे ठीक है, सती प्रथा जो थी वो भी इनकी मदद से बंद की गई है, कुछ चीजें तो अच्छी हुई, लेकिन अल्टीमेटली हमारे धर्म पर आघात हो रहा था, हमारी सोसाइटी पर, हमारे कल्चर पर भी वो हमारी हर चीज में इंटरफेयर करने लगे थे। एंड दैट लेड अस टू फाइट अगेंस्ट देम। हमारी भाषा पे, जैसे मैकॉले के बारे में बताया जाता है आपको कि मैकॉले ने एक सिस्टम दिया कि भाई आपको यही पढ़ना है, आपको लोकल लैंग्वेज में इवन अखबार तक नहीं निकालना है। दे फोर्स्ड टू डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, और हमको वो करना पड़ रहा था। उसने हमें बहुत 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 तकलीफ में डाला। उसके बाद में जिस कारण से क्रांति चालू हो गई, सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि जो हमारी आर्मी थी, जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स का मैं बताऊं 1:5 थे। एक अंग्रेज है तो 5 हिंदुस्तानी सोल्जर्स हुआ करते थे। मतलब हिंदुस्तान की सेना पर ही वो डिपेंड होते थे हर चीज में। हिंदुस्तान की सेना थी तो वो रूल कर पा रहे थे। यही नहीं, बाहर भी हमारी सेना काम आती थी उनको, लेकिन उन्हीं सैनिकों को डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता था, भेदभाव झेलना पड़ता था, सोशल भी, रेशियल भी, और इवन इन हाउस जो प्रमोशंस होते थे वो इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलते थे। उनके ऑफिसर्स इंडियन सोल्जर्स से बिहेव अच्छा नहीं करते थे, जबकि दे न्यू दे वर डिपेंडिंग ऑन देम ओनली। तो वो सोल्जर्स बहुत दुखी थे। सोल्जर्स इस बात से भी दुखी थे कि उनको जबरदस्ती सागर पार करके युद्ध लड़ाने ले जाया जाता था। कई बार जैसे मान लीजिए उनसे फ्रेंच से लड़ाई हुई तो वो वहां ले जाते थे। अब चूंकि इंडियंस शुरू से मानते थे कि हम सागर पार नहीं कर सकते हैं, वो हमारी अपनी धार्मिक अवधारणा थी जो हो, पर उनको जबरदस्ती ले जाया जाता था। आपकी किताब में नहीं है, पर एक रूल ले आए कि भैया जो डाक सिस्टम है, जो लेटर पोस्टिंग है, वो सोल्जर्स के लिए भी फ्री नहीं रहेगी बाद में। एक तो वो घर से दूर रहते हैं, दूसरा उनको उसका पैसा लगेगा, अब बातचीत करने का भी पत्राचार के माध्यम से। तो बड़ी परेशानियां थी। और सोल्जर से ही रिलेटेड तात्कालिक कारण भी बन गया, जो स्पॉन्टेनियस रीजन बना, जो स्पॉन्टेनियस रीजन बना, मतलब तात्कालिक कारण, आप इसको बोलते तात्कालिक कारण, वो भी सैनिकों का ही बना। कि एक बात पता चली कि भैया आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं बंदूक, एक नई राइफल आई एनफील्ड नाम की। एनफील्ड जो राइफल आई उसमें जो गोली, जो कारतूस डलता था, उसको मुंह से खींचकर डालना होता था, और उसमें पता चला कि गाय और सूअर की चर्बी है। अब गाय हिंदुओं की माता और सूअर मुसलमानों के लिए हराम, और सेना में वही थे। तो सैनिकों ने उस बंदूक को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया। छोटी छोटी बातों पर भी होता था कि भाई दाढ़ी नहीं रख सकता कोई, तो मुस्लिम्स को ये परेशानी थी। तिलक नहीं लगा सकता कोई सेना में, तो हिंदुओं को ये परेशानी थी। अब ये जो बात बनी, ये बात तो पता चल गई थी बहरामपुर में जनवरी में, पर 29 मार्च, ऐतिहासिक डेट है ये, 29 मार्च 1857, मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने बैरकपुर की छावनी में अपने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। उसमें एक लेफ्टिनेंट थे, एक सार्जेंट थे। इस बात से गुस्सा होकर गोली मार दी कि हम ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। और जब वो प्रूफ हो गया तो उन्होंने गोली मार दी। और आप एक चीज देखिए कि सिर्फ 10 दिन में
8 अप्रैल को उनको पब्लिक में फांसी दे दी गई, बिल्कुल चौराहे पर फांसी दे दी गई अंग्रेजों के द्वारा। और जब ये फांसी हुई, उन्होंने तो ये टेरराइज करने के लिए किया था, लेकिन यहां से आगाज हो जाता है उस क्रांति का जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, या जिसके बारे में हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे अंग्रेज आए थे व्यापारियों के रूप में और अब हमें फांसी देने लगे। यहां से 1857 की क्रांति शुरू होती है। यह था बिगुल 29 मार्च का, और 10 मई से 10 मई 1857 को इस क्रांति का आगाज हो जाता है मेरठ की छावनी में। इसके एक दिन पहले क्या हुआ था? 10 मई से एक दिन पहले 85 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। उन्होंने भी मना कर दिया कि वी वुड नॉट यूज दीज कार्ट्रिजेस। तो उनको बंदी बना लिया गया, और बस अगले दिन सारे मेरठ के सैनिकों ने, जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, उन्होंने धावा बोल दिया, सारा का सारा एम्यूनेशंस अपने कब्जे में लिया, उस छावनी का, जहां मार सके मारा। उन 85 लोगों को छुड़वाया जो 9 मई को गिरफ्तार हुए थे, और कूच कर गए वो दिल्ली की तरफ। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मुगल सल्तनत हुआ करती थी, मुगल शासक हुआ करते, तो इस समय तक ऑफिशियली हिंदुस्तान के राजा आज भी थे मुगल बादशाह। वो थे राजा जो थे, मुगल बादशाह जो थे, बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बोलते बहादुर शाह जफर। हालांकि वो 85 साल के हो गए थे। 10 मई को ये यहां से निकले, 11 मई को दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह जफर से कहा कि आपके नाम पर देश इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हम पर रूल कुछ सदियों से कर रहे थे, कुछ 400 साल से, 1500 से तो जो मुगल डायनेस्टी थी वो भी रूल कर रही थी बाबर से। तो चूंकि हमारे आप लीडर रहे हैं और आप ऑफिशियली उसी वंशज के हैं और ऑफिशियली आप अभी भी बादशाह हैं, तो आपकी लीडरशिप में पूरा देश ये क्रांति करेगा। और इन सिपाहियों ने क्रांति कर डाली और बहादुर शाह जफर को बनाया गया उनका हेड, इस क्रांति का लीडर। अब चूंकि वो 85 इयर्स के थे, आपकी किताब में नहीं है, पर बख्त खान उनके मिलिट्री कमांडर थे। उन्होंने सही मायने में इस जो रिबेल थी इसको लीड किया, बख्त खान ने। अब इन्होंने 12 तारीख को ही दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब दिल्ली से जो है ब्रिटिश हुकूमत खत्म उस समय के लिए। अब उस पर इंडियन आर्मी जो रिबेलियंस थे उनका कब्जा था। और जब दिल्ली में ये हो गया तो फिर तो ये क्रांति फैल गई। अब चूंकि ये बंगाल से शुरू हुई थी, आज जो बांग्लादेश है वहां से शुरू हुई थी, तो दिल्ली से बंगाल, यूपी, आगरा, मेरठ, बदायूं और इन सब तरफ आग की तरफ फैल गई। ये मध्य प्रदेश आई, नीमच, इंदौर, ग्वालियर, गुना, इन सब में खूब फैली। राजस्थान में कोटा, जोधपुर, ये नीचे भी गई साउथ में, पर साउथ में उसका असर उतना नहीं हुआ। मतलब इसने काफी हिस्सों पर अपना वो बना लिया कि क्रांति हो रही है, क्रांति हो गई है जहां हो सके। अच्छा, दूसरी बात, जहां अंग्रेज अधिकारी कम हुआ करते थे वहां गांव गांव में लोग अगर हाथ में डंडा है तो डंडा ही लेकर घूमते थे, अपना हाशिया तक लेकर निकले किसान, क्योंकि किसान बहुत गुस्से में थे। किसानों पे सैकड़ों साल से बड़ी परेशानियां थी, बड़ी टैक्सेशन की प्रॉब्लम थी, भूखे मर रहे थे किसान। और किसान ने ना सिर्फ अंग्रेजों को, बल्कि अंग्रेजों के साथ जो मिलीभगत थी सूदखोरों की, मनी लैंडर्स की, उनको भी अटैक किया, उनके भी अकाउंट जलाए, सॉरी, इवन उनको भी मारा गया और ब्रूटली मारा गया। इस क्रांति में खून बहुत बहा, कई अंग्रेज लोग मारे गए इसमें, कई लैंडलॉर्ड्स भी कुछ मारे गए जो बहुत खूंखार माने जाते थे, और सूदखोर तो कई लोग अपनी जगह छोड़ के भाग गए। तो इस तरह से यह क्रांति आगे बढ़ रही थी।
हालांकि इस क्रांति पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। मिड ऑफ 57 में ही इसको दिल्ली को वापस कब्जा कर लिया गया कैम्पबेल के द्वारा। मीन्स इसमें कुछ अधिकारी जो उस समय कैनिन थे, मेन हमारे यहाँ लॉर्ड जो इंडिया के थे, कैम्पबेल, कैनिन, यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को कंट्रोल किया था। अब मैं आऊँगा आपके यहाँ, कुछ तो इस क्रांति के कारण होंगे, कुछ कारण बताने होंगे और फ्रीडम फाइटर्स के जो है के बारे में बताना है। तो कारण तो मैं आपसे बताता आया हूँ कि पॉलिटिकल कारण जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था और उनका टैक्सेशन नीति थी। इकोनॉमिकल जो रीजन था, उनका टैक्सेशन नीति ऐसी थी कि हिंदुस्तान को चूस ले रहे थे वो, और वो ब्रिटेन को पोषित कर रहे थे। अब ये जो क्रांति हुई, इसमें हालांकि पूरे देश में इस क्रांति से ये फायदा हुआ कि हम उस समय सीख गए कि एकता क्या होती है। हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई उस समय। जैसे क्या हुआ, आपको मैंने बताया था 1856 में जो नवाब थे अवध के, उनको हटा दिया गया था, वो मारे गए थे। तो जो 57 में उनकी वाइफ थी, उनकी जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, वो लीड कर रही थी लखनऊ से, अवध की तरफ से। तो वहां हिंदू मुस्लिम की तादाद काफी मतलब बराबर में हुआ करती थी, तो वो तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, तब हमारे हालात कुछ थे कि बिल्कुल नहीं टूटे। तो कुछ अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसको हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र भी बताया गया अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने बताया हम मिल के लड़े और खूब लड़े, हालांकि हमारी इसमें जीत नहीं हो पाई। और जीत नहीं हो पाई उसके कारण थे, आपसे पूछे जाएंगे कि क्या कारण थे। तो जीत नहीं हो पाने के कई कारण थे। जैसे हमारे पास लीडरशिप की कमी थी, और सच कहे तो जो यूनिटी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब जो बहादुर शाह जफर हमारे लीडर थे, वो 85 साल के थे, और एक ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी हमारे पास कि हमारा कोई लीडर हो, कुछ सेम इंटरेस्ट हो। बहादुर शाह जफर को भी 11 तारीख को वो पहुंच गए और 10 तारीख को पहुंचे, 10 तारीख को करके 10-11 को पहुंचे और 12 को कब्जा कर दिया और बोल दिया कि आप लीडर हैं। ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स, वो भी शॉक थे। तो ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, इसमें ये इमोशंस उठा और क्रांति हो गई। अगर प्रॉपर प्लानिंग होती, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था हमारा, और सच में एक बात तो यूनिटी नहीं थी। और वो यूनिटी कहां नहीं थी कि जो उस समय पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, उन्होंने इस क्रांति में इंटरेस्ट नहीं लिया। जो बड़े जमींदार थे, मतलब कुछ एक ने लिया, कईयों ने नहीं लिया। कुछ किसानों ने लिया, कुछ किसानों ने नहीं लिया। हालांकि इस क्रांति में किसान, कारीगर, आर्टिशंस, मजदूर सबने लिया, लेकिन फिर भी यूनिटी की एक कमी थी। वो यूनिटी आई नहीं जो क्रांति के लिए चाहिए। और भी कारण थे इसके। एक बहुत बड़ा कारण यह था कि विजन क्लियर नहीं था इस क्रांति का। अब मैं आपको बताता हूं कि विजन कैसे क्लियर नहीं था। किसानों को क्या चाहिए था, वो आजादी का मतलब बहुत ज्यादा जानते नहीं थे। किसान क्यों लड़ रहे थे? भाई उनका कर्ज वर्ज माफ हो जाए, ये लगान माफ हो जाए। लैंडलॉर्ड्स क्यों लड़ रहे थे कि जिनकी जमींदारी छिन गई थी वो वापस रिटेन हो जाए। रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ रही थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के लिए उनको अपना राज्य न देना पड़े। नाना पेशवा क्यों लड़ रहे थे, यही डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के कारण उनको अपना राज्य न देना पड़े। एक सबसे ज्यादा जिन्होंने धूल चटाई है, मैं आपको जब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताऊंगा तो बाबू कुंवर सिंह के बारे में बताऊंगा। सबसे ज्यादा अगर धूल चटाई है तो उन्होंने चटाई है, जो आपकी किताब में कम मिलता है। उसके बाद में एक ये क्या था, सबका अपना अपना लोकल जो मोटिवेशन था, उसके कारण ये क्रांति जो थी वो फेल हो गई। अब सैनिकों ने इसे एक सेपॉय म्यूटनी भी कहा गया है, या
सैनिक विद्रोह भी कहा गया है कि सिपाहियों ने कब्जा कर लिया, जहाँ जहाँ वो स्ट्रांग थे उन्होंने कर लिया, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं थी, तो वो सब छावनियों में हिंदुस्तान में जितनी थी उतने में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उतने में संचार नहीं कर पाए, एक भाषा नहीं थी, इसलिए वहाँ तक वो बात नहीं पहुँचा पाए। जितनी पहुँची जबरदस्त पहुँची, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाई। वो नहीं जानते थे कि अब इसके बाद में क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि सैनिकों को पता होगा कि जब हम इन अंग्रेजों को भगा देंगे तो इस यहाँ रूल कौन करेगा। क्या वापस बहादुर शाह जफर और उनका परिवार आएगा, या फिर कोई और व्यवस्था होगी? क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग इस क्रांति में नहीं था जो दुनिया जहान के बारे में जानता था, और सैनिक बहुत पढ़े लिखे नहीं होते जिनको शायद यूरोप के बारे में सारी डेमोक्रेसी या दुनिया में क्या चेंजेस चल रहे वो मालूम हो, अमेरिका में क्या चेंज आया था वो मालूम हो, शायद उनको नहीं पता होगा। तो बहरहाल ये जब क्रांति हुई तो इसकी बहुत सारी बातें अच्छी हुई कि उस दिन हम एकता का मतलब सीख गए, उस दिन हम जागरूकता का मतलब सीख गए, उस दिन हम और करीब आए एक दूसरे के। और उसी दिन से, उसके बाद से फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठी हो। सशस्त्र भी उठी, हमारे रेवोल्यूशनरी एक एक करके कई मारे गए, और अंततः कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म बना 1885 में, और इट लेड टू द इंडियाज फ्रीडम। उस बीच अब कई विचारधाराओं के कई विचार है, अलग अलग है, वो अपनी जगह है। बहरहाल 1857 की क्रांति के हमको ये फायदे हुए, और उस समय अंग्रेज ये जान गए कि नहीं, बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और एक बहुत बड़ा चेंज आया 1857 की क्रांति के बाद कि अब जो है वो ब्रिटिश का रूल हो गया। अब बोलोगे पहले भी तो ब्रिटिश रूल था, अब ब्रिटिश रूल क्राउन का हो गया। तब तक कंपनी रूल करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब सीधे ब्रिटिश की सरकार हो गई हमारे ऊपर। यह पहला चेंज हुआ। फिर कई चेंजेस आए, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को खत्म किया गया। उन्होंने देखा कि डलहौजी की जो नीतियां हैं उनके कारण विद्रोह ही हो गया, तो उसे वापस ले लिया गया। फिर कई प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको रिटेन कर दिया गया, वो प्रिंसली स्टेट्स को ले लिया करते थे किसी न किसी कारण से। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो बड़े जमींदार थे, जो राजा लोग थे, उनको खुश करने के लिए कि अब कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए उनके हिसाब से कई चीज़ें में बदलाव किया, कई टैक्सेशन पॉलिसीज़ में बदलाव किया, और फिर जो है अंग्रेज़ों का सीधा रूल हमारे ऊपर हो गया। लेकिन ये जो क्रांति हुई थी, इसमें इतिहास में सबसे ज़्यादा चौराहों पे फांसी हमको लगाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। बहुत दर्दनाक था। ये चेंजेस आए। अब उन्होंने कोशिश की कि इंडियंस थोड़े से खुश हो, लेकिन चूंकि उनका जो बेसिक जो था कि उनको यहाँ से कमा के जाना था, उन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए। उनका अग्रेशन थोड़ा सा कम हुआ था, और चूंकि सीधे सरकार के हाथ में आ गया था, तो उन्होंने कई बदलाव किए, कई तब्दीलियाँ की। वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। कई क्षेत्रों में उन्होंने डेवलपमेंट्स किए थे उसके बाद। अब फेल होने के कारण आपको पता चल गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका इस चैप्टर का कि फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे, 29 तारीख को उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी, और 29 मार्च को और 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। उनके बाद में बहादुर शाह जफर, जो 85 साल के थे, जल्दी ही पकड़ लिया गया उनको, और उनको रंगून भेज दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, और वहीं उनकी डेथ हो गई। हालांकि वो जैसी वो हियो टॉर्चर कहाँ सह पाते, और वो वैसे भी ही वॉज नेचुरली एक्सपेक्टेड टू डाई। फिर थे तात्या तोपे। तात्या तोपे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, आपकी किताब में भी लिखा नहीं है। इतना वीर सिपाही, गर्व होता है कि वी हैड सच अ सोल्जर। वो गोरिल्ला वॉर में बहुत निपुण थे।
और बहुत ज़्यादा लॉयल थे नाना पेशवा के, जो धोंडू पंत थे। और जब तक वो रिटेन कर सके उन्होंने कानपुर में उनके साथ लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की और ग्वालियर जीता। पर जब रानी लक्ष्मीबाई की मौत हो गई 18 जून 1858 को, अब देखिए लड़ाई कब शुरू हुई और 18 जून तक लड़ती रही, 1858, एक साल से ज्यादा तक। एंड देन शी डाइड इन यूनिफॉर्म ऑफ अ सोल्जर, लड़ते लड़ते मरी है वो। उसके बाद इन्होंने फिर कमान संभाली है और ये 59 में मरे हैं। ये लड़ते रहे और ये छुप के गोरिल्ला वॉर करते थे। तो मानसिंह नाम का एक इनका ही अपना दोस्त था, ये इतिहास में जिक्र आता है। मानसिंह नाम के दोस्त ने इनकी मुखबिरी की और इन्हें पकड़ लिया गया और फिर फांसी पे लटका दिया गया। तात्या तोपे के बाद नाना साहेब, आपको बताया था मैंने, नाना साहेब जो थे वो बाजीराव पेशवा जो थे, बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र थे। ही वॉज एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड, हु हैड गिवन द न्यू हाइट्स टू द मराठा एम्पायर। उनके बेटे थे ये, और चूंकि ये उनके एडॉप्टेड सन थे तो इनकी पेशवाई के लिए मना कर दिया गया था। सो ही फॉट फॉर दैट, ही वेंट टू कानपुर एंड अनाउंस्ड हिम एज पेशवा, और उसके लिए लड़ते रहे, अंततः हार गए। उसके बाद थी बेगम हजरत महल, जो मैंने आपको बताया था अवध के नवाब से नवाबी ले ली गई, अवध से ले ली गई, जो पूरा उत्तर प्रदेश है। उनकी जो विडोड वाइफ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने अपने बेटे को नवाब घोषित करके छोटे वाले को कुछ कादर नाम से, और इन्होंने मोटिवेट किया सारे रिबेलियंस को। ये खुद हाथी पर जाती थी और दौरे करती थी, धूल चटाती थी अंग्रेजों को। और जब इस रिबेल का दमन उस एरिया में भी कर दिया गया दमन, तो इन्होंने सरेंडर करना स्वीकार नहीं किया और शी लेफ्ट टू नेपाल, ये नेपाल चली गई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है बाबू कुंवर सिंह का, जिसका किताब में कम लिखा होता है। अगर 1857 की क्रांति में किसी ने सबसे ज्यादा अंग्रेजों को मारा था और परेशान किया था तो वो बाबू कुंवर सिंह थे, जो बिहार से लड़ रहे थे। इन्होंने न सिर्फ बिहार के जगदीशपुर में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई लड़ी थी। ये बड़े जमींदार रहे थे, हालांकि ही वांटेड टू रिटेन हिज जमींदारी, पर इन्होंने सबसे ज्यादा परेशान किया था अंग्रेजों में उस फ्रीडम स्ट्रगल में। तो ये कुछ थे, एक आध अगर मैं भूल गया हो तो आप देख लीजिएगा। ये थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स और ये थी फाइट। अब इतिहासकार देखिए 1857 की क्रांति क्या थी, क्यों हुई थी, एक इतिहास था। 1600 से आए वो, 1757 में उन्होंने जीतना शुरू किया, 64 में फिर बक्सर कर दिया, 57 में प्लासी, 64 में बक्सर, ये 1700 की बात कर रहा हूँ। फिर इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ जो है इन्फोर्स करने की कोशिश की, बिल्कुल फोर्सफुली लागू की, जिसमें सारा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा था 100 साल से। आप ये समझ लीजिए, अब उसमें रिलीजियस हो, उसमें इकोनॉमिक हो, उसमें पॉलिटिकल हो, उसमें सोल्जर्स हो, सब उसकी लपेट में थे। उसमें किसान हो, उसमें कारीगर हो, उसमें मजदूर हो, सबका जीवन नर्क था। तो उनको लड़ना ही था। तात्कालिक कारण बन गया सिपाहियों के साथ भेदभाव और सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल की हुई कार्ट्रिजेस जो एनफील्ड बंदूक में डालनी थी, ये उसका तात्कालिक कारण बन गया। वरना परेशान तो हम पिछले कम से कम 100 साल से थे। उसके बाद में ये कैसे फैला, फिर ये क्यों फेल हुआ, इसके लड़ने वाले कौन थे, क्या कहानी थी, मैंने आपको सब बता दी। अब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 जो है नाम दिया था वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, और बाकी कई एक अंग्रेज इतिहासकारों ने इसको सिपॉय मैटनी कहा है,
षड्यंत्र का हिंदू मुसलमानों का अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। इसको यहाँ तक कि बर्बर लोगों के द्वारा सभ्य लोगों पर अटैक भी कहा गया। वो यूरोप